हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी की तरफ से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम। प्यारे बच्चों, अगर आप एनआईएस ओपन बोर्ड के 10वीं या 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं एनआईएस ओपन बोर्ड से 10वीं का या फिर 12वीं का, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एनआईएस एग्ज़ाम की कॉपी लिखते समय कौन सी गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ऐसे एनआईएस ओपन बोर्ड के लाखों स्टूडेंट्स हैं जो एनआईएस ओपन बोर्ड से पहली बार एग्ज़ाम देंगे, और जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया भी है वो दोबारा से ऐसी गलतियां ना करें जिनसे कि उनकी परसेंटेज कम हो जाए या फिर उनकी कंपार्टमेंट आ जाए या फिर वो फेल हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को एनआईएस ओपन बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसको लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अगर आप एनआईएस ओपन बोर्ड में इन गलतियों को करने से बचेंगे तो बेशक आप लोगों का साल ख़राब होने से बचेगा और आप लोगों की कंपार्टमेंट वगैरह भी नहीं आएगी। और प्यारे बच्चों, आप लोगों की जो परसेंटेज है वो 70 से 80% भी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये है वो 6 गलतियाँ जो एनआईएस ओपन बोर्ड के बच्चे, चाहे वो 10वीं के हों या फिर 12वीं के, एनआईएस ओपन बोर्ड एग्ज़ाम में वो करते ही करते हैं। तो आप लोगों को मैं एक एक करके इन 6 गलतियों के बारे में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि भाई आप लोगों को इन गलतियों को करने से कैसे बचना है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, जब मैं बच्चों की आंसर शीट चेक करने के लिए बैठता हूं तो मुझे ऐसे लाखों स्टूडेंट्स की जो कॉपियां हैं ऐसी मिलती हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि आंसर नंबर कैसे डालना है। गलत तरीके से आंसर नंबर डालते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं, और कई बार तो हमें आंसर नंबर समझ में ही नहीं आता और हम उनके मार्क्स पूरी तरीके से काट देते हैं। तो आप लोगों के भी मार्क्स इस तरीके से ना कटें, आप लोगों की मेहनत ख़राब ना हो, आप लोगों का साल ख़राब ना हो, मैं आप लोगों को सही तरीका बताता हूँ। बच्चे करते क्या है, मेरे पास अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर है 10वीं क्लास का, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो उसकी स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, यानी कि आंसर नंबर आप कैसे सही तरीके से डालेंगे। मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूँ यहाँ से, ये रही एक ब्लैंक शीट, और मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको आंसर शीट कैसे लिखनी है, स्टार्टिंग कैसे करना है। तो कई बार बच्चे करते क्या हैं, ज़्यादातर बच्चे करते क्या हैं कि वो इस तरफ से यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे प्रश्न एक, इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तरीका गलत है। प्रश्न एक यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। भाई आप लोगों ने 1500, 1800, 2000 रुपये जो है एग्ज़ाम फीस की आपने पे की है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से क्यों लिख रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। और एक गलती और क्या करते हैं भाई बच्चे, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे डंडा खींच देंगे एक लंबा सा, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 और उसके बाद लिखेंगे उत्तर 1। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए 5 लिखना है, तो यूँ करके इस तरीके से लिखेंगे। अब समझ में नहीं आता ये क्या 5 लिखा है कि क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो भाई इस तरीके से आपको नहीं करना होता है। आपको करना ये है कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, ये 35, क्वेश्चन नंबर 35 मुझे स्टार्ट करना है। ये 10वीं क्लास का पेपर है एनआईएस ओपन बोर्ड का, ठीक है, होम साइंस का। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा। ये पूरी की पूरी एक शीट है, मुझे करना क्या है, मैं बिल्कुल बीच से, बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करूँगा इसको लिखना, यानी कि मैं लिखूँगा इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख पाएंगे उत्तर नंबर 1 या उत्तर नंबर 35 यानी कि 35, और ये मैंने लिखा है पेज के बिल्कुल बीचों बीच में। भाई आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पर लिखने की, जब पूरी की पूरी आंसर शीट आपको दे रखी है तो आप बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लिखिए, बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखिए, जिससे कि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि उत्तर नंबर 1 है या उत्तर नंबर 35 है या 31 है, कौन सा आपने नंबर डाला है वो बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए। तो आप जो है इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि बच्चे जो है सबसे पहले स्टार्ट ही वो इस गलती से करना शुरू कर देते हैं। पहली गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, और वो गलती करते ही चले जाते हैं। तो आपको इन गलतियों को सुधारना है। जब भी आप आंसर लिखें तो भाई बिल्कुल बीच से स्टार्ट करें, और उसके बाद यहाँ से आप आंसर जो है लिखना बिल्कुल शुरू कर दें, इस तरीके से लिखते चले जाएं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, जब भी आप आंसर अब लिख रहे हो तो जब आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो देखेगा अच्छा उत्तर नंबर 1 का
आंसर है ये, बिल्कुल बढ़िया, आपको नंबर दे देगा वो, बहुत अच्छे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने खिचड़ी पका दी, पता नहीं क्या लिखा है नहीं लिखा है, उसको एक समझ में नहीं आ रहा, उसको दो समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपके जो है वो आंसर को अपने क्वेश्चन पेपर से कैसे मिलाएगा, उसको समझ में कैसे आएगा कि भाई किसने बंदे ने कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा है। तो वो करेगा क्या, वो इस तरीके से काटा मारेगा आपके आंसर को और आपको 5 में से 1 नंबर देकर आगे सरक जाएगा। तो आपको 5 में से 5 लेने हैं, बिल्कुल सही कहा, 5 में से 5 लेने हैं, आपको स्टार्टिंग बढ़िया करनी है। ठीक है, तो ये गलती आप ना करें, इस जगह आंसर लिखने की बजाय आप बिल्कुल बीचों बीच आंसर लिखें। अब आइए मैं आपको बताता हूं दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है। दूसरी गलती कौन सी नहीं करनी है, नया आंसर नए पेज से। जब भी आप नया आंसर लिखें, 5 नंबर का, 7 नंबर का, 6 नंबर का, जब भी आप कोई बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है उसका आंसर नए पेज से स्टार्ट करें देना। बच्चे करते क्या है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा ये शीट भर देता हूँ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर था, ये बच्चे ने भरना शुरू कर दिया, ये रहा। अब देखिए इस शीट के अंदर कितना पेज बचा है, ये देखिए मैं थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सिर्फ इतना सा पेज बचा है। अब इसके अंदर आप करेंगे क्या कि भाई आप जो है इसका आंसर लिखना शुरू कर देंगे दूसरे का। यहाँ से फिर आपने दूसरी वही गलती शुरू कर दी कि भाई प्रश्न, यहाँ पर आपने प्रश्न लिखा और फिर आपने यहाँ से इसका आंसर लिखना शुरू कर दिया। तो भाई आप एक बात बताओ, आपको ये आंसर शीट दे रखी है, पेज दे रखा है, पूरी शीट भरने के लिए कह रखा है, तो आप खिचड़ी क्यों पका रहे हो? अगर आप किसी छोटे क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो और इतनी जगह दे रखी है तब तो आप लिख दो, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए 2 नंबर का कोई आंसर है, 3 नंबर का है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना तो आपका चलेगा, 30 शब्दों में, 20 शब्दों में तो चल सकता है। लेकिन अगर आपको कह रखा है कि भाई 60 से 70 शब्दों में लिखना है, कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसके अंदर खिचड़ी ना पकाएं। आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है PTO। क्या लिखना है, PT, ये मैं ओ लिख देता हूँ, सॉरी, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है, एक ही हाथ से मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी, तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा समय देकर ये बात समझा देता हूँ। तो आप लिखिए PTO। PTO का मतलब होता है पेज टर्न ओवर। तो आप ये लिखिए और भाई पेज पलट दीजिए। पेज पलटने के बाद आपको करना क्या है, पेज पलटने के बाद आपको करना यह है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल बीचों बीच से फिर दोबारा से स्टार्ट करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने लिखा है प्रश्न नंबर 2 उत्तर नंबर 2, बिल्कुल बीचों बीच में लिखा है और उसके बाद मैंने आंसर स्टार्ट कर दिया। तो ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप खिचड़ी पका देंगे, उसी के नीचे 2 लिख दिया, उसी के नीचे तीसरा, उसी के नीचे चौथा, अगर आंसर छोटा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका आंसर छोटा है, 2-3 लाइनों में निपट गया है, तो आपको पूरा पेज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे पेज वेस्ट होता है। लेकिन अगर आप 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपको जो है नया क्वेश्चन नए पेज पर ही स्टार्ट करना चाहिए, उसके अंदर खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए। मैं ये बात बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप नया प्रश्न नए पेज पे स्टार्ट करते हो तो देखने में अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है और टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि भाई आप जो है खिचड़ी पका दें। खिचड़ी नहीं पकानी है, आपको बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जो आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर बिल्कुल साफ साफ लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो आपको 2 बिल्कुल साफ नज़र आना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 आपका 3 की तरह लग रहा हो, 5 आपका 8 की तरह लग रहा हो, इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब ये रही तीसरी गलती, आंसर की जो स्टार्टिंग है और एंडिंग है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। कई बच्चे करते क्या है कि भाई स्टार्टिंग में ही बेकार की बातें लिखना शुरू कर देते हैं, या फिर मैंने कई बार बच्चों की आंसर शीट पढ़ते हुए देखा है कि वो बीच में गाने वगैरह लिखना शुरू कर देते हैं, यानी कि सॉन्ग लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये काम भी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि टीचर जो है वो साफ पकड़ लेता है, उसकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं। अगर आप सॉन्ग वगैरह लिखेंगे, कोई शेर व शायरी लिखेंगे या कोई गलत चीज़ लिखेंगे तो उस पर टीचर की जल्दी नज़र जाती है। तो आपको पहली गलती जो मैंने बताई वो तो ठीक थी, लेकिन आंसर की स्टार्टिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो आपने याद करके गए हो वो आपको पहले लिखना है, और उसकी जो 2-3 जो लाइनें आपके अच्छी लाइनें हैं वो आपको एंडिंग के लिए भी बचा के रखनी है। यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बीच में तो आप चाहे कुछ भी लिख दो वो चल जाएगा, क्योंकि हम भी बीच की लाइनें नहीं पढ़ते हैं, बस ऐसा देख लिया ठीक है, और स्टार्टिंग की और एंडिंग की लाइन पढ़कर हम बच्चों को नंबर दे देते हैं। तो आप
आप भी बिल्कुल ऐसा ही करें, स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। उसके बाद सिर्फ कॉपी भरनी है, ये काम बिल्कुल भी ना करें। कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई गाने लिख देते हैं, कुछ भी उठा के लिख देते हैं, अपने घर की प्रॉब्लम लिख देंगे कि जी मेरे पापा गरीब हैं, मैं गरीब हूँ, बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा किए हैं, मैं फेल हो जाऊँगा वगैरह वगैरह, मेरी शादी होने वाली, लड़कियाँ कहती हैं मेरी शादी होने वाली है और मेरी मजबूरी आप समझिए, मुझे पास कर दीजिए, और ये सारी बातें करके जो है वो सिर्फ कॉपी भरने की कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसे आप पास नहीं होगे, क्योंकि अगर आपकी इन फालतू बातों पर अगर टीचर मार्क्स देगा तो कल को उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप जो है सिर्फ कॉपी भरने की कोशिश ना करें, आंसर से रिलेटेड कुछ लिखने की कोशिश करें, क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, और जो है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको सॉन्ग लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कोई कविता लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको घर की प्रॉब्लम बताने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, और आपको जो है फालतू बातों के जो है बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। आंसर से रिलेटेड अगर आप इधर उधर की बातें लिखते हो बनाकर तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। आपको आंसर कैसे लिखना है, किस उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, अगर आप लोगों को ये सब नहीं आता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर दे रखा है, लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लें। हम आपको इसकी ट्रेनिंग दे देंगे और बता देंगे कि आपको पेपर कैसे देना चाहिए, आपको बीच में क्या लिखना चाहिए, उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको फ्री लाइव क्लास के माध्यम से वो करवा देंगे। तो सिर्फ कॉपी कैसे भरनी है, अच्छी बातों से कॉपी कैसे भरनी है वो हम आपको सिखा देंगे। उसके बाद है लाइन ड्रॉ। लाइन ड्रॉ कैसे करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो लाइन ड्रॉ का जो मसला है वो क्या करते हैं बच्चे, स्केल से आधी लाइन तो इधर ड्रॉ कर देंगे, आधी लाइन इधर ड्रॉ कर देते हैं। भाई आधा पेज इधर ख़राब कर दिया, आधा पेज इधर ख़राब कर दिया, थोड़ी सी 2 4 5 लाइनें इधर लिख दी, और उसके बाद सोचते हैं भाई हमने बहुत सारा पेज भर दिया। भाई आपने टीचर को बनाया है बेवकूफ़, इधर की जो है इतनी सारी लाइनें छोड़ दी, इधर इतनी सारी लाइनें छोड़ दी, बीच में आपने थोड़ा बहुत लिख दिया। तो भाई टीचर पागल थोड़ी है जो आपको वो फ्री के नंबर दे देगा। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको स्केल से इस तरह से लाइनिंग डालनी है तो बस आधा इंच आप लाइन खींच सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई क्वेश्चन नंबर और उत्तर नंबर वो भी आपको यहां पर नहीं लिखना है, सिर्फ आप शीट को खाली छोड़ने के उद्देश्य से आप यहां पर लाइन दे सकते हो, लेकिन सिर्फ आधा इंच ही आप यहां पर लाइन छोड़ सकते हो, ठीक है। और आधा इंच आप इधर से छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने पूरी कॉपी यहाँ से भर दी और थोड़ा सा यहाँ पे लाइन छोड़ दिया और आप सोचोगे कि हम पास कर देंगे। तो इस तरह की लाइन ड्रॉ आपको नहीं करनी है। आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करने से बचना है और टीचर को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं दिलाना है जिससे कि वो आपके मार्क्स ना काटें, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ी गलती जो आप सभी बच्चे करते हो वो ये कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को आप सीरियस नहीं लेते। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी कम से कम आपको 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जो नोटबुक होती है उसको बहुत सुंदर तरीके से बनानी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी वाइवा वाले क्वेश्चन हैं उसको भी आपको एक बार पढ़कर ज़रूर जाना चाहिए। टीएमए को इग्नोर नहीं करना चाहिए, सुंदर राइटिंग में टीएमए बनाना चाहिए, उसको टाइम पर अपलोड करना चाहिए, सबमिट करना चाहिए, और टीएमए और प्रैक्टिकल बहुत सुंदर तरीके से बनाना चाहिए। तभी आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तभी आप लोगों को टीएमए के अंदर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये एग्ज़ाम जो होते हैं आप लोगों के, वो थ्योरी पेपर के एग्ज़ाम के अंदर जो है वो मर्ज हो जाते हैं, यानी कि इनके जो मार्क्स हैं वो आपको मिलते हैं थ्योरी एग्ज़ाम के साथ, तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप जो है प्रैक्टिकल एग्जाम को इग्नोर ना करें, टीएमए एग्जाम को इग्नोर ना करें, और ये गलती बिल्कुल भी ना करें। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये ट्रेनिंग लेनी है कि भाई आप ये गलतियां ना करें, आपको अच्छे तरीके से टीचर समझाएं, लाइव क्लास में बताएं, और फ्री क्लास अगर आप लेना चाहते हैं, फ्री नोट्स वगैरह आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल गंगा मिनी टेक, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर हम इन सभी टिप्स को जो है एक्सप्लेन करते हैं और लाइव क्लास की मदद से समझाते हैं। या फिर आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उसको भी एक बार ज़रूर चेक कर लें। ये वो गलतियां थी जो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर करते हो, और ऐसी गलतियां जो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले बच्चे करते हैं, वो गलती अगर आप नहीं करना चाहते, वो गलती अगर आप नहीं दोहराना चाहते, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आपके लिए मैंने इस वीडियो में जितनी भी मेहनत की है, अगर आपको वो मेहनत पसंद आई हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार देते रहें।